माँ, आपने मेरा टिफ़िन इतनी जल्दी तैयार भी कर दिया। हाँ, मैं सुबह उठ गई थी ताकि तुझे ऑफिस जाने में देर ना हो जाए। नीलेश बेटा, तूने टिफ़िन लिया या नहीं? डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, सुलेखा जी बोली। नीलेश बोला, हाँ माँ, टिफ़िन ले लिया है। चलो मैं निकलता हूँ, शाम को मुझे आने में देरी होगी, कहकर नीलेश ऑफिस के लिए चल दिया। सुलेखा जी बोली, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ऑफिस का काम पहले ज़रूरी है। नीतू नहाकर आई और रसोई में जाकर अपना टिफ़िन पैक करने लगी। तभी सासू माँ सुलेखा जी बोली, बहू, आज शाम जल्दी आ जाना, तुम्हारे ननद नंदोई आने वाले हैं, 4 पकवान भी बनाने हैं और तुम रहोगी तो उन्हें भी लगेगा कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। नीतू बोली, मम्मी जी, आज शाम मेरी ज़रूरी मीटिंग है तो मुझे ऑफिस से आने में देर होगी। आप रविवार का प्रोग्राम बना लीजिए, उस दिन मैं घर में रहूँगी तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। सुलेखा जी बोली, नीतू, अब आज का प्रोग्राम रद्द करके रविवार का प्रोग्राम रखें तो अच्छा लगेगा क्या? जमाई साहब क्या सोचेंगे? अच्छा थोड़ी लगता है। उन्हें आज छुट्टी है तो हम आज का ही प्रोग्राम रखेंगे ना। नीतू बोली, मम्मी जी, मगर आज मेरी छुट्टी नहीं है, यह तो आप जानती हैं ना, मुझे आने में ऑफिस से देर होगी, इसलिए कह रही हूँ। और दीदी तो सब जानती है कि मुझे ऑफिस से आए दिन यूँ छुट्टी नहीं मिलती है या जल्दी निकलने भी नहीं मिलता है। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर तो नहीं हूँ कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ऑफिस में हो। यदि आप दीदी से बात कर लें कि मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊँगी, इसलिए खाने का प्रोग्राम रविवार को रख देते हैं तो शायद दीदी समझ जाएगी। सुलेखा जी बोली, अब मैंने तो आज का प्रोग्राम बना लिया है, तुझे जैसे मैनेज हो करना, मैं ना नहीं बोल सकती, आखिर जमाई साहब के सामने इज्जत का सवाल है। नीतू ने टिफ़िन पैक किया और चल दी। यह पहली बार नहीं हुआ था कि उससे बिना पूछे सुलेखा जी ने मेहमानों को बुला लिया हो। ऐसा सुलेखा जी पहले भी कई दफ़ा कर चुकी थी। बिन बताए मेहमानों को बुलावा दे देती थी और फिर नीतू जल्दी जल्दी ऑफिस से निकल कर आकर सारे खाने की अकेली तैयारी करती थी। सुलेखा जी के हाथ पांव सही सलामत होते हुए भी एक सब्जी तक उनसे काटी नहीं जाती, बाकी दूसरे काम तो सवाल ही नहीं है। हाँ, रसोई में खाना बना हो तो बेटे को सुबह सुबह टिफ़िन पैक करके देती थी। बेटे पर बहुत प्यार दुलार आता था। उन्हें इकलौता बेटा था नीलेश। उनका हाँ, नीलेश के सामने कभी कभार रसोई में मदद करने का नाटक कर लिया करती थी ताकि नीलेश को यह ना लगे कि उसकी पत्नी घर का सारा काम अकेले करती है। नीलेश की थकान का अंदाज़ा था सुलेखा जी को, मगर बहू घर और ऑफिस दोनों संभालती है, फिर भी उसकी थकान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जितना बेटे से प्यार था उतनी ही बहू नीतू से उन्हें नफरत थी। जबकि दोनों कमाते थे और घर का सारा काम भी नीतू अकेले संभाल लेती थी, मगर नीतू की घर में कोई कदर नहीं थी। ना जाने शादी के बाद हर सास की यह सोच क्यों हो जाती है कि हमारा बेटा अब हमारा कम और बहू का ज़्यादा हो गया है। बस यही सोच सुलेखा जी की भी अपनी बहू नीतू के शायद इसलिए थी, यही एकमात्र कारण नहीं था। सास को अपना वर्चस्व भी बहू के आने से कम लगने लगता हो और बहू से दिन भर मजदूरी करवा के उसकी आत्मा
तृप्त होती हो। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज शाम नीतू को ऑफिस में बहुत देर लग गई। मीटिंग थी कि जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीतू बार बार पास खड़े मोबाइल में समय चेक कर रही थी और मन ही मन यही सोच रही थी कि घर जाकर खाना कब बनाऊंगी। घर पर ननद और जमाई सा आ चुके होंगे। अब क्या होगा। नीतू देर से घर पहुंची तो देखा माँ बेटी बैठकर आराम से बातें कर रही थी। किसी ने रसोई की तरफ देखा तक न था। नीतू ने फटाफट हाथ मुंह धोया और रसोई में खाने की तैयारियों में जुट गई। मगर फिर भी कोई अंदर यह तक देखने नहीं आया कि खाने में क्या बन रहा है। सुलेखा जी धीरे धीरे बेटी से बातें कर रही थी ताकि रसोई तक आवाज़ ना जाए। नीतू के कानों तक आवाज़ आ ही गई। सुलेखा जी बोल रही थी, देखा बेटा, यह महारानी कितनी देर से आई है। अब देर से आई है तो काम का भार तो पड़ेगा ही ना। मैंने तो सुबह सुबह बता भी दिया था कि तू आने वाली है सिम्मी, मगर फिर भी इसे कोई फर्क ना पड़ा। उधर से बेटी सिम्मी बोली, माँ लगे रहने दो उसको रसोई में ताकि हमें और बातें करने का मौका मिल सके। हमें क्या है, समय पर खाना बने ना बने, ऑफिस से कुछ बहाना बनाकर निकल जाती। घर भी तो देखना होता है। नीतू का यह सब सुनकर दिल बैठ गया। कितना भी कर लो, यह ससुराल वाले पता नहीं अपने क्यों नहीं होते। नीतू ने एक तरफ दाल चढ़ा दिए, चावल भिगो दिए, दूसरी तरफ आटा बांध दिया और पनीर की सब्जी की ग्रेवी तैयार करने लगी। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि कोई रसोई में आने का नाम तक नहीं ले रहा था। क्या किसी को इतना भी एहसास नहीं कि मैं भी दिन भर थककर ऑफिस से आती हूँ तो मेरी जरा सी मदद ही करा दे। सुलेखा जी बाहर से बोली, बहू, पिछली बार तू सेवइयाँ के पैकेट लाई थी, वही बना दे। वैसे भी राजू ननद का बेटा, उसे मीठी सेवइयाँ बहुत पसंद है और सेवइयाँ ही है जो जल्दी बन भी जाती है। वरना तू घर जल्दी आ जाती तो गुलाब जामुन बना देती। मैंने तो गुलाब जामुन के पैकेट भी लाकर रखे हैं। सिम्मी आने वाली है यह तो मैं जानती ही थी, मगर घर में पैकेट पड़े होने के बावजूद भी मैं बेटी को गुलाब जामुन खिला ना पाऊंगी यह नहीं जानती थी। इतना कुछ कर लेने के बाद भी सुलेखा जी ताना मारने में कभी नहीं चूकती थी। नीतू ने वहीं दूसरी ओर मीठी सेवइयों की भी तैयारी कर दी। नीतू रोटियां बनाने लगी, तभी नीलेश ने डोरबेल बजाई। सुलेखा जी बोली, नीलेश आ गया, रुको मैं खोलती हूँ। काश आकर सोफे पर आराम से बैठ। सुलेखा जी बोली, बेचारा दिन भर ऑफिस के काम से थक जाता है, बहू जरा पानी तो लाना। नीतू रसोई से पानी लेकर आई। नीलेश गट से पानी पीकर बोला, एक कप चाय बना दो नीतू, आज बॉस ने बहुत सिर खाया मीटिंग में। नीतू बोली, जी अभी खाना खाने का वक्त हो चुका है। सुलेखा जी बोली, नीतू नीलेश का सिर दर्द कर रहा है, पहले उसे चाय दे दे, फिर खाना थोड़ी देरी से खा लेगा। और क्या। नीतू रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रही थी, मैं भी दिन भर ऑफिस के काम से थक कर घर पर आती हूँ, मगर मुझे चाय तो छोड़ो पानी तक नसीब नहीं होता। मगर इनका बेटा थक हार कर आए तो पहले उनकी खातिरदारी होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि उनकी खातिरदारी में कमी रहनी चाहिए, मगर कभी तो बहू के बारे में भी सोच लेना चाहिए। वह भी तो दिन भर
ऑफिस के काम के बाद घर आकर घर की रसोई संभालती है और ऊपर से आए दिन मेहमान जिन्हें सासू माँ बिना बताए ही आने का न्योता दे देती है। नीतू चाय बनाकर नीलेश को देने गई। सुलेखा जी अपनी बेटी से बोली, फटाफट अब सबको खाना परोस देते हैं सिम्मी, ताकि तुमको घर जाने में देरी ना हो जाए। सिम्मी बोली, हाँ भाभी, आप सब खाना बाहर ले आओ जल्दी जल्दी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर नीतू को यहाँ से वहाँ नचा दिया था। नीतू बोली, जरा दीदी अंदर आ जाइए रसोई में और खाना ले जाने में मेरी मदद करिए। सुलेखा जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोली, तू मेरी बेटी से खाना बाहर लाने को कह रही है? एक तो बेचारी कभी कभी आती है मेरी बेटी और उस पर भी तू उससे काम करवाएगी। नीतू बोली, मम्मी जी पूरा दिन ऑफिस से थक कर मैं घर पर आई, पूरा खाना मैंने अकेले अकेले बनाया। अब अगर दीदी सिर्फ खाना बाहर ले जाने में मेरी मदद कर दे तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो जब दीदी के घर जाती हूँ तो आधे से ज़्यादा काम मैं वहाँ करने लगती हूँ। नीलेश बोला, नीतू यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? नीतू बोली, नीलेश आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आपसे तो माँ बहुत प्यार करती है, जबकि मैं भी तो ऑफिस में आपके जितना ही काम करती हूँ, मगर एक ही घर में हम दोनों में कितना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आप इस घर के बेटे हो। इतने सालों से यही तो देख रही हूँ कि घर की पूरी जिम्मेदारियाँ निभाकर ऑफिस में दिन भर काम करके भी मेरा कोई मान सम्मान तो है ही नहीं। उल्टा माँ बेटी बैठकर मेरी बुराइयाँ करती है, जबकि इन्हें मेरे प्रति इतनी भी दया नहीं आती कि मैं भी दिन भर काम से थक कर आई हूँ तो घर पर मेरे साथ रसोई में थोड़ी सी मेरी ही मदद करा दे। मगर नहीं, इनकी तो बातें अधूरी रह जाएगी ना। खाना बनाते बनाते भी तो बातें हो सकती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मेरी बुराई मेरे सामने कैसे करेंगी दोनों। इसी वजह से माँ और दीदी ने भले मेरे ऑफिस से आने के बाद ही सही मुझे थोड़ी भी काम में मदद कर दी होती तो मैं अभी यह सब नहीं बोल रही होती। यहाँ तक कि नीलेश तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं सभी क्योंकि तुम कमाने जाते हो, तो मैं भी तो ऑफिस कमाने जाती हूँ, फिर मेरा हर पल हर घड़ी तिरस्कार क्यों? दोनों माँ बेटी की नज़र झुक गई और नीलेश भी नीतू की तरफ देखने लगा। नीतू बोली, मम्मी जी आखिर यह भेदभाव कब तक? हमारे घर से ही हमें बदलाव की शुरुआत करनी होगी। आपको मेरी भी उतनी ही अहमियत समझनी चाहिए जितनी कि आप अपने बेटे की समझती हैं। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस बोलकर जताना नहीं चाहती थी, मगर जब सारी हदें पार हो गई तो मुझे आज बोलना पड़ा। सिम्मी के पति रवि जी ने भी नीतू का साथ दिया। वह बोले, नीतू बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यह कई सालों से देख रहा हूँ। अपने घर का बेटा, अपने घर की बेटी और अपने घर का जमाई तो सभी को प्यारा होता है, मगर यह ससुराल वाले उस बहू को तो भूल ही जाते हैं जो इस घर की असली नींव है। नीलेश को भी आज नीतू की अहमियत समझ आ रही थी। सुलेखा जी और सिम्मी नीचे सर झुकाए खड़े थे। दोस्तों, बहू चाहे ससुराल वालों के लिए कितना भी कर ले, पर ससुराल वालों को उसके कामों की कद्र नहीं होती। वह ज़्यादा महत्व अपनी बेटी को देती है।
बहू पर घर के सारे काम छोड़कर खुद आराम भरी जिंदगी जीते हैं। आखिर कब तक बहू के साथ अन्याय होता रहेगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।